जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं राकेश गजबी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। पूरे देश भर में एक चर्चा चल रही है कि जो नया संसद भवन जो है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया और ये जो मामला हुआ है ये किसी तरह से संवैधानिक पदों का अपमान तो नहीं है, या फिर देश में जो अनेक आंदोलन चल रहे हैं उसमें से जंतर मंतर पर भी एक आंदोलन चला जिसमें बृजभूषण सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसके ऊपर में यह आरोप लगे थे कि उसने साथी खिलाड़ियों का शोषण किया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी तरह का उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इन सारे सवालों को लेकर आज हम मिलते हैं माननीय सुनील पाल जी से, जो ओबीसी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सर, पहले तो आपका परिचय बताइए। जय भीम, जय मूल्यवासी। मेरा नाम है सुनील पाल। मैं ओबीसी एकता मंच का अध्यक्ष हूँ और पिछले 20 साल से मैं सामाजिक चेतना ओबीसी के अंदर आनी चाहिए, इसके लिए मैं काम करता हूँ। सर, मेरा पहला आपसे ऐसा सवाल रहेगा, क्योंकि आप ओबीसी है और ओबीसी एकता मंच नाम का जो है संगठन भी चलाते हैं, तो आपका जो दायरा है ओबीसी में ज़्यादा ये है, और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है वो भी ओबीसी है। तो क्या आप खुश हैं इस नई संसद के उद्घाटन से कि उन्होंने माननीय राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वो तो भारत के पहले प्रथम नागरिक होते हैं और आर्टिकल 79 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों संसद भवन का अध्यक्ष माना जाता है। तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी जो नया संसद भवन बनाया है और उसका उद्घाटन पंतप्रधान मोदी जी ने अपनी हाथों से किया है, जो कि पहला अधिकार राष्ट्रपति का होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ये देश का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति को न बुलाते हुए या न बुलाने का कारण यही है कि देश में जो सवर्ण लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनको ये देश में फिर से मनुस्मृति लाना है। और मनुस्मृति का कायदा, मनुस्मृति का नियम ये बताता है कि मनुस्मृति के अनुसार देश की जो भी लेडीज़ है, जो भी स्त्री है, वो अछूत है, वो पाप योनि वाली है, यह ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। और राष्ट्रपति जी अगर आदिवासी है, महिला है और उनके हाथ से अगर किया तो मनुस्मृति के हिसाब से उनका अपमान होगा, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया और वो पंडियों को बुलाया। हालांकि भारत संवैधानिक भारत है, संविधान के हिसाब से भारत देश चलना चाहिए, ना कि एक धर्म के हिसाब से। लेकिन उन लोगों को इस देश में 2024 के बाद में फुल पेज में मनुस्मृति लाना है, भारत का संविधान को ख़त्म करना है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि भारत ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और एक धर्म के धर्मगुरु के हाथ से उसका संसद का उद्घाटन करवाना, या फिर जो सेंगोल है, जो ब्राह्मणवादी सत्ता का स्वरूप है या राजेशाही का स्वरूप है, उसको संसद में स्थापित करना, ये कहाँ तक उचित होगा? ये सब गलत है ना, क्योंकि सम्राट अशोक जी का जो स्तंभ है, जो क्या बोलते हैं उसको, अशोक स्तंभ बोलते हैं, वही मेन है। लेकिन उनको हमारी देश में जो समतावादी जो व्यवस्था थी भारतीय संविधान के अनुसार, उन व्यवस्था को ख़त्म करना है। और ख़त्म करने के लिए वो तो अपना काम करेंगे, वो लोग सवर्ण जाति के लोग हैं, उच्चवर्णीय लोग हैं, वो अपना काम करेंगे। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी देश के मूल निवासी समाज की है कि हम जागरूक होकर हमारे ऊपर जो अन्याय कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम आंदोलन करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और अभी देश का पंतप्रधान ओबीसी है, ऐसा चारों तरफ फैलाया गया है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि मैं ओबीसी में काम करता हूँ, अगर भारत का प्रधानमंत्री अगर ओबीसी है तो ओबीसी के खिलाफ में जितने भी निर्णय हैं वो उनके खिलाफ में क्यों लेती है? ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करते? भैया, तुम तो बोलते हैं कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे, लेकिन हम जनसंख्या में कितना है, हमारा आंकड़ा अगर डिसाइड नहीं होगा तो हमारे लिए बजट में तरतूद कैसे होंगी? तो ये सब चूतिया बनाने का काम है। ओबीसी अगर पंतप्रधान रहते तो ओबीसी के लिए काम करते, इसलिए वो ओबीसी है ही नहीं। अगर ओबीसी होंगे भी, लेकिन वो
विचारों से, मनुवादी विचारों का है, आरएसएस भाजपा के विचारों का है, इसलिए वो ओबीसी के लिए काम करेंगे नहीं। ऐसी देश में माहौल है। सर एक और सवाल मैं आपसे जैसा करना चाहूँगा कि जब 91 में मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन आने के बाद में सारा ओबीसी समाज जो मंडल कमीशन के जो सिफारिशें थे उसके लिए आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया। और हाल की जो मोदी सरकार है उनका एजेंडा ही था कि राम मंदिर बनाना है। अब राम मंदिर बन गया तो सर क्या इस मामले में ओबीसी खुश नहीं है? कैसा है, मंडल कमीशन का आंदोलन चला और मंडल कमीशन की पूरी सिफारिश अगर लागू होती तो ओबीसी का सबसे ज़्यादा फायदा होता, लेकिन ओबीसी के हित में मंडल आयोग है, ये लागू नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने रथ यात्रा राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया। और राम मंदिर का आंदोलन देखो, हमारे ओबीसी के लोग उनके मंडल कमीशन के समर्थन में क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जो माइंडली है ना, जो मानसिक गुलाम है, और जो समाज मानसिक गुलाम होता है वो अपने हक अधिकार के प्रति आगे नहीं आता। और वैसे ही हज़ारों साल से हमको शिक्षा से वंचित किया, हमारे पास शस्त्र नहीं रखा, हमारे पास संपत्ति नहीं रखा। तो ये जो मौलिक अधिकार है, ये अधिकारों से हमको वंचित रखने के कारण सत्य क्या है और झूठ क्या है, ये तर्कवादी शिक्षा न मिलने के कारण हम वो सोच नहीं पाते। इसलिए हमारे ओबीसी के लोग मंडल के समर्थन में कम आए, क्योंकि मंडल का अगर आंदोलन मंडल के आंदोलन के लिए अगर पूरा काम करते तो उनका फ़ायदा होता। लेकिन कमंडल जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो वो ब्राह्मणों ने अपने हित के लिए किया। अभी राम मंदिर बनाया तो फ़ायदा किसको होगा? हमारा ओबीसी घंटा बजाने के लिए और दान देने के लिए जाएगा, लेकिन दान तो उसको मिलेगा ना, वो उनकी एटीएम मशीन है। और अभी राम मंदिर के जितनी भी ट्रस्टी है, मतलब राम मंदिर बनाने के लिए, बाबरी मस्जिद गिराने के लिए ओबीसी के लोग आगे आए थे। मार खाने वाले ओबीसी के हैं और माल खाने वाले ब्राह्मण बनिया है। कि ट्रस्टी में वही लोग हैं, उनका ही अधिकार चलेगा। खाली ओबीसी को चूतिया बनाने के लिए हमारे लोगों का माइंड डाइवर्ट किया और राम मंदिर का आंदोलन खड़ा किया, और फ़ायदा ब्राह्मण बनिया का हुआ, हमारा ओबीसी का नहीं हुआ। हमारे लिए शिक्षा मेन है, शिक्षा है, नौकरी है, रोजगार है, उद्योग है, खेती का उद्योग है, ये हमारे फायदे के हैं। उसके लिए देश का सरकार, शासन, प्रशासन कोई काम नहीं करता। इसलिए आने वाले समय में सबसे ज़्यादा कंडीशन अगर ही ख़राब होंगी तो हमारे ओबीसी की होंगी। और ओबीसी देश में 52% के ऊपर है। अभी देश में देखो, 1931 में अंग्रेज़ों ने गिनती की थी हमारी, और अंग्रेज जाने के बाद में आज़ाद भारत में हमारी गिनती नहीं की। भैया तुम गधों की गिनती करते हैं, तुम जानवरों की करते हैं, हम तो जिंदा आदमी है ना। हम कितना है शिक्षा में? जब तक तुम्हारी जनगणना नहीं होंगी, तुम्हारा आंकड़ा डिसाइड नहीं होगा। अगर आंकड़ा डिसाइड होता है तो तुम्हारे लिए बजट में उतनी तरतूद करनी पड़ेगी। अगर तरतूद करनी पड़ेगी तो ये हमारे नाम से, ये जो हिंदू के नाम से हमको चूतिया बना के जो आरक्षण खा रहे, जो मलिदा खा रहे, वो उनको मिलेगा नहीं। इसलिए वो जितने भी निर्णय लेंगे वो सब हमारे ओबीसी के खिलाफ मिलेंगे। इस देश के SC ST ओबीसी मूल निवासी लोग हैं। पहले ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि बिहार सरकार ने ओबीसी की जनगणना का वादा किया था और उसको निभाने के लिए वो कार्यरत भी थे, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आया और उसको ऊपर में स्टे आया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा है, अगर मोदी सरकार अगर जनगणना नहीं करती है तो बिहार सरकार ने अच्छा निर्णय लिया और खुद पहल करके जनगणना भी शुरू करना चालू कर दिया। तो जनगणना होनी चाहिए, बिहार सरकार को लगा। तो ओबीसी की जनगणना अगर होती है तो नुकसान किसको होगा? नुकसान किसको होगा? उसके खिलाफ में कौन गया? कोई मुसलमान नहीं गया कोर्ट में, कोई बौद्ध नहीं गया, कोई ईसाई नहीं गया। उनके खिलाफ में ये ब्राह्मण बनियाई लोग गए। और जज भी उनकी है ना, जज न्यायपालिका उनकी है, विरोध मीडिया उनकी है, हमारे खिलाफ में काम करने वाले वो लोग हैं। तो वो तो अपना काम करेंगे। तो यही तो हम लोगों को, ओबीसी के लोगों को, इस देश के SC ST ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये सब उच्चवर्णीय की पार्टी है जो हमारे देश के है ही नहीं। अगर हमारे देश के अगर रहते तो हमारे लिए काम करते, इस देश के लोगों के लिए काम करते। इस देश के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए इस देश के मूल निवासियों ने,
खासतौर ओबीसी के लोगों ने इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में ये तुम्हारा सत्यानाश करने वाले हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से लगभग 15 से 20 दिनों से जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में एक बृजभूषण सिंह नाम के व्यक्ति पे आरोप लगाया गया, जो कि भाजपा का सांसद है, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद में उसके ऊपर में पॉक्सो एक्ट लगाया गया। कानून कहता है कि पॉक्सो एक्ट लगने की 24 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति का उसका डिटेन कर लेना चाहिए पुलिस ने, तो उसको अभी तक डिटेन नहीं किया गया। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? अभी 1-1.5 महीने से जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, जेंट्स खिलाड़ी है, उनके ऊपर जो बृजभूषण ने जो यौन शोषण किया है उसके खिलाफ में इन लोगों ने आंदोलन किया। तो समर्थन तो चारों बाजू से हो रहा है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ में केसेस भी दायर हुई है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। इसका कारण यही है कि सरकार में बैठे हुए वही लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग वही है। तो सरकार में बैठे वाले लोग और अन्याय करने वाले लोग एक ही जाति के हैं, तो उनके खिलाफ में एफआईआर कैसे दर्ज करेंगे? उनके खिलाफ कोई ये नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये चलते रहेगा। ये अभी 1.25 महीने से आंदोलन चल रहा था। अभी 12 महीने से हमारे देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, लाखों किसान। पहले मैं जब आंदोलन करता था 20 साल पहले, अगर कोई समस्या है, एक निवेदन भी दिया तो भी शासन और प्रशासन उसके ऊपर गंभीर दखल देती थी, उसके ऊपर काम करती थी। मैं इसी पे आ रहा हूँ सर कि पूरे देश भर में कर्मचारी जो है वो रास्ते पे आए थे। महाराष्ट्र का आपने देखा अभी कि कर्मचारी रास्तों पे आए थे वो जूनी पेंशन के लिए। बेरोजगार है वो भी रास्ते पे है। पूरे देश महाराष्ट्र में और देश भर में एक परिवर्तन यात्रा चली भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में सारे लोग रास्तों पे है, सड़कों पे है, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार में से या विपक्ष में से कोई भी नेता उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्या उनको लोगों के वोट की ज़रूरत नहीं है? कैसा है, इस देश में कांग्रेस हो या भाजपा, जब जब सत्ता में आती है तो समस्या हमारी पैदा होती है। समस्या वो पैदा करते हैं, उसके खिलाफ में हम आंदोलन करते हैं। लेकिन पहले आंदोलन किया तो सरकार, शासन और प्रशासन उसकी दखल लेती थी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती थी। लेकिन अभी सरकार को, भाजपा सरकार को मालूम हो गया कि भैया ये 1 साल आंदोलन करे, 2 साल आंदोलन करे, इसका कोई हमको लेन देन नहीं। क्योंकि वो जो चुन के आई हुई सरकार है, उन लोगों के होठों पे से चुन के आई हुई सरकार नहीं है। लोगों ने वोट दिया, लेकिन ट्रांसफ़र उनको हुआ। तो ये ईवीएम वाली सरकार है। ये हमारे साथ में, जनता के साथ में जो धोखा किया और धोखे से चुनी हुई सरकार है। उनको मालूम है कि तुम साल भर अगर आंदोलन करते हैं तो तुम्हारे वोट की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वोट कांग्रेस को भी देंगे तो भी वोट इनको ही आएगा। उनको मालूम है, इसलिए वो सैकड़ों या हज़ारों जो भी जिनकी समस्या है, बेरोजगार है, किसान है, खिलाड़ी है, सबकी समस्या है, कर्मचारी है, सबकी समस्या, वो रास्ते पे आ रहे, लेकिन वो किसी भी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। उसको मालूम है कि इन्होंने वोट दिया क्या और नहीं दिया क्या, क्योंकि हम ईवीएम से आने वाले सरकार है, ईवीएम हमारे साथ में है, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए हमारी समस्या के ऊपर कोई ध्यान देने वाले नहीं है। सर, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी जो है वो पूरे देश भर में परिवर्तन यात्रा चलाए हुए हैं, जो ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है। और वो कह रहे हैं कि वो अगर इलेक्शन कमीशन अगर नहीं मानता है या सही तरीके से अंजाम नहीं देता है इलेक्शन को, तो हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी देखो, देश में एक ही नेता है, एक ही संगठन है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल संगठन है, वो है बामसेफ, और बामसेफ के ऑफशोर विंग्स संगठन है। जैसा भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुत सारे संगठन हैं। एक ही संगठन है कि पूरे देश भर में, हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में उसकी ब्रांचेस है, शाखा है। लाखों करोड़ों लोग बामसेफ के साथ में जुड़े हैं, और एक ही संगठन है कि वो नेशनल इशू के ऊपर काम कर सकता है। तो बामसेफ ने या भारत मुक्ति मोर्चा ने जो ईवीएम भांडाफोड़ यात्रा शुरू की है देश भर, उसका असर अच्छे बड़े पैमाने पे हो रहा। अगर वामन मेश्राम साहब कहते हैं
कि भैया ये जो सरकार है यूएम से चुनी हुई सरकार है, इसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। और अभी भी लेटेस्ट यूपी में जो मेयर का जो चुनाव हुआ उसमें समझ में आएगा कि वोट वहाँ 4 लाख कुछ तो भी, मतलब जब वोटिंग हुआ और जब गिनती के दिन 1 लाख के ऊपर आता है तो भाई मशीन रातों रात कैसा ऑटोमेटिक बढ़ाती क्या आती, इसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं। और वो देश भर में जो काम कर रहे हैं, देश भर में जो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं यूएम के खिलाफ में, क्योंकि यूएम एक मात्र जड़ है, ये वो अगर हटाते हैं, बैलेट पे अगर आते हैं तो ये पूरा नेस्तनाबूद हो जाएंगे, कांग्रेस हो या भाजपा हो। तो जो काम कर रहे लोगों को जगा रहे, उसका असर आने वाले समय में बड़े पैमाने पे होगा। लोग अभी मन बना रहे हैं। अगर यूएम को चुनाव आयोग को अगर हम निवेदन देते हैं कि यूएम रद्द होनी चाहिए, बैलेट से चुनाव लो, अगर नहीं करते हैं और भारत मुक्ति मोर्चा अगर यूएम फोड़ने का काम करती है, बताने के बाद, निवेदन देने के बाद में अगर नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम ओबीसी के लोग, हमारे ओबीसी एकता मंच और हमारी पूरी टीम, हम माननीय वामन मेश्राम साहब और बामचेप या भारत मुक्ति के मोर्चा के साथ में हम साथ देंगे और यूएम मशीन फोड़ने का काम करेंगे। इतना हम करेंगे। सर, ओबीसी पूरे देश भर में जो ओबीसी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देश के तमाम ओबीसीओं को मैं ये बताना चाहूँगा कि ओबीसीओ ये अभी मौका है। अगर 2024 में अगर यही सरकार आती है रिपीट, तो सब तुम्हारा मतलब जिसके लिए तुम काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उसके नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, सब समस्या ख़त्म कर देंगे और इस देश में फिर से मनुवादी व्यवस्था लाएंगे, मनुस्मृति लाएंगे। और उस मनुस्मृति में आदमी को जीने का अधिकार नहीं होगा, खाली जिंदा रहेगा लेकिन कोई अधिकार नहीं होगा। ये इन लोगों की चाल है, इनसे सावधान रहो। और नेशनल लेवल का संगठन भारत मुक्ति मोर्चा है, उसके साथ में जोड़ो, तभी तुम्हारा हक और अधिकार सुरक्षित रहेगा। इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। ये थे माननीय सुनील पाल और इनसे बातचीत करके हमें इतना तो समझ में आता है कि आज ओबीसी जो वर्ग है पूरे भारत में, वो बड़े पैमाने पे जागरूक हो रहा है और अपने हक अधिकारों के लिए आगे भी बढ़ रहा है। मैं राकेश गजबी, कैमरामैन सनी सहारे के साथ में, दाबावाड़ी, नागपुर।